Good evening, friends. In this lecture, we will look at the one of the most important domains of the earth, that is water or hydrosphere. इससे पहले हमने लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर कर लिया है, जो चार मेजर डोमेन्स है अर्थ के, उसमें से ये हमारा तीसरा है। इससे पहले कि हम ये पूरा देखें कि हाइड्रोस्फीयर क्या है, उससे पहले हम हाइड्रो या वाटर की प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वाटर एक मॉलिक्यूल है जो कि किससे बना है, H2O से। ये एक लिक्विड फॉर्म में या आइस फॉर्म में रहता है, तो क्या उनसे बॉन्ड्स बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली अगर आप उसे कोवलेंट ना भी बोलें तब भी चलेगा, वो एक स्पेशल टाइप के बॉन्ड रहते हैं जो जिनको हम जनरली क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं, जिसकी वजह से जब ये फ्रीज करता है वाटर तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं आइस में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड आइस में। तो अर्थ की सरफेस पे जो कंडीशंस एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर की, वो वाटर को लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए अलाउ करती हैं। अगर प्रेशर कम होता वाटर की अर्थ की सरफेस पे, इवन एट दिस टेम्परेचर जो 15 डिग्री सेल्सियस है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, उस पर भी अगर प्रेशर कम कर दें हम, तो वाटर सीधे या तो लिक्विड फॉर्म या तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, आइस के फॉर्म में रहता है, या वेपर के फॉर्म में रहता है। तो वेपर टू आइस की जो प्रोसेस है उसे हम डिपोजिशन बोलते हैं, कि मतलब आइस वेपर से सीधे आइस जम जाए, या फिर अगर आइस से वेपर हो रही है तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। बाकी प्रोसेसेस का आप नाम जानते हैं, लिक्विड टू सॉलिड हो गया फ्रीजिंग, सॉलिड टू लिक्विड हो गया मेल्टिंग, लिक्विड टू गैसियस हो गया वेपराइजेशन, और गैस टू लिक्विड हो गया कंडेंसेशन। ये 6 प्रोसेस जो 3 स्टेट हैं, फेज ऑफ वाटर हैं, उनके लिए एग्जिस्ट करती हैं। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी रहती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रहती है जब ये लिक्विड रहता है, ना कि सॉलिड। जनरली जब हम सब्सटेंस देखते हैं केमिस्ट्री में तो उनकी जो मैक्सिमम डेंसिटी कब रहती है, जब वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन वाटर एक एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, एक एक्सेप्शन है। किस वजह से, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। वो क्या है, और स्पेसियस हो जाता है जब आइस बनती है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। इससे बढ़ाएंगे तो घटता जाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से डेंसिटी, और 4 डिग्री सेल्सियस से कम पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से उसकी डेंसिटी घटती जाती है। इसीलिए हम देखेंगे कि वाटर में क्या है, आइस फ्लोट करती रहती है। ये बेसिक है दोस्तों, ये केमिस्ट्री और या फिजिक्स का बेसिक कह लीजिए, और सारे एग्जाम्स में हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जा चुका है। आइस टू वेपर का जो प्रोसेस का नाम है, वेपर टू आइस की प्रोसेस का नाम है, और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर रहती है और क्यों रहती है, सारे एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इतना बेसिक हो गया। अब मैं आपको आगे वाटर या हाइड्रोस्फीयर की बात करता हूँ। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो आपको क्या याद आता है, नदियाँ, झरने, बारिश, आपका शावर या नल या पानी जो आप पी रहे हैं। तो वाटर इज़ बेसिकली एसेंशियल एंड बेसिक टू अवर लाइफ। उसके बिना हम क्या कोई भी लाइफ फॉर्म अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सारी बॉडीज़ में जो भी एग्जिस्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें H2O की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में करीब 60 to 70% वाटर है ह्यूमन बॉडी में, एग्जैक्ट चेक कीजिएगा। और कई प्लांट्स या वाटरमेलन में तो ये 95% तक भी होता है। तो बेसिकली वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और जो 2 बेसिक कंडीशन है अर्थ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए, वो क्या थी, एटमॉस्फेयर में O2 N2 एंड वाटर का एज ए लिक्विड ऑन द अर्थ सरफेस प्रेजेंट। वाटर के जो मेन रिजर्वॉयर्स हैं वो आपको पता है, पहले भी बात की है, ओशियन है, इनका परसेंटेज देखेंगे अभी डिस्ट्रीब्यूशन। देन आइस कैप्स हैं जिनमें बर्फ़ के रूप में वाटर जमा है, एंड ग्राउंड वाटर और रिवर्स लेक्स, और ये सब है ग्राउंड वाटर, रिवर्स लेक्स, एटमॉस्फेयर एट्सेट्रा, ये है। तो इन सब में जो वाटर के ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है या फिर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, एक फॉर्म से लिक्विड से क्या है वो वेपर बन गया, वेपर चली गई कहाँ, इंडियन ओशन से उठ के इंडिया के ऊपर, वहाँ जाके वो फिर से लिक्विड बन गया और वो फ्लो करके फिर से ओशन में पहुँच गया। इस जनरल साइकिल को हम क्या नाम दे देते हैं,
वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इससे क्या है, जो एक तो वाटर कॉन्स्टेंटली रिसाइकल होता रहता है इन द सेंस कि अगर आपने यहाँ वाटर गंदा कर दिया, ओशन में चला गया, ओशन से जब ये एवेपोरेट होगा तो ये गंदगी वहीं छूट जाएगी और ये फिर से वापस से आपके पास जो प्योर फॉर्म में है या अच्छी फॉर्म में, पीने लायक फॉर्म में मिलेगा। तो जो हमने देखा था वाटर का जो कंडेंसेशन को किसी भी फॉर्म में क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन वेपर टू जो मॉइस्चर बनना है, लिक्विड बनना है, उसे बोल देते हैं। और एनी फॉर्म में उसका नीचे ज़मीन पर गिरना प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। और जो वाटर बॉडी से उसका गर्म होके वेपराइज होना है उसको इवापोरेशन बोल देते हैं। और एयर के थ्रू, एयर के साथ ही एयर की होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से लैंड पे आके बारिश करता है या फिर स्नो गिरती है, हेल, या आप मिस्ट कह लीजिए, कोहरा, धुंध, जो भी है उस फॉर्म में आता है और वापस यहीं चला जाता है। तो ये एक बैलेंस बना रहता है। ये वाटर साइकिल देख ली हमने। अब देखते हैं हम अर्थ के जो मैक्सिमम जो वाटर है वो 97.3% तो कहाँ है, इन ओशंस में। ये जो लार्ज वाटर बॉडीज ब्लू आपको दिख रही है, इनमें ही भरा हुआ है। और 97.3 एंड रेस्ट कहाँ है, बाकी का रेस्ट कहाँ है आप देखते हैं। रेस्ट कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी ओशन में हो गया 97.3। आइस कैप्स अंटार्कटिक, आर्कटिक, ग्रीनलैंड, इसमें नाम लिखिए। सबसे ज़्यादा अंटार्कटिक में है, देन आर्कटिक ओशन पे जो है, देन ग्रीनलैंड में है, एंड अदर आइस कैप्स जैसे कि हिमालयन ग्लेशियर हो गए, इंडियन ग्लेशियर हो गए, या और भी ग्लेशियर्स वर्ल्ड में जहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। साइबेरिया में भी जो बर्फ़ जम जाती है तो उस फॉर्म में हो गए। तो मैक्सिमम तो ये आप कह लीजिए 99.3% तो आइस कैप्स और सलाइन वाटर ही है। ओशन में जो वाटर है वो सलाइन है। सलाइन का मतलब उसमें कई सारे सॉल्ट्स हैं, जैसे MgCl2, NaCl, CaCl2। तो ये क्या है, हमारे डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है, इसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये बेसिकली वेस्ट वाटर है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कंजम्पशन के, तो या तो इसे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग एनर्जी खर्च करनी पड़ती है हमें, या फिर ये वेस्ट है। वेस्ट तो नहीं है। देखते हैं वाटर साइकिल में, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे रिसाइकल होके हमारे पास आता है, पर हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप मुंबई में रहते हैं और आपने देखा होगा कि कितना बड़ा ओशन है, पानी की कोई कमी नहीं है वहाँ, कम पानी ही पानी है बेसिकली जहाँ तक आप देखें। लेकिन उस पानी को कभी आपको किसी ने यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा कि उसको कोई पी रहा है। या नहा तो लोग लेते हैं, लेकिन उससे भी कई बार बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद आइस कैप्स के बाद जो थर्ड मेजर सोर्स ऑफ वाटर है वो है ग्राउंड वाटर। ये इस बार के प्री का क्वेश्चन है, 2 साल भी यही क्वेश्चन था कि जो ग्राउंड वाटर में जो वाटर है वो किससे कम है। उन्होंने दे रखा था फ्रेश वाटर एंड रिवर्स से। तो अगर आप इनको जोड़ भी दें, फ्रेश वाटर और रिवर्स को, तब भी ये ग्राउंड वाटर के कहीं भी आसपास नहीं बैठते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या वॉल्यूम। तो थर्ड नंबर पे ग्राउंड वाटर है एंड रेस्ट इज़ रिटन डाउन। तो एटमॉस्फेयर और लेक इसमें आप कह लीजिए रिवर्स में बहुत कम है। ये सारा फ्रेश वाटर है, लेकिन फ्रेश वाटर में से आप ये कह लीजिए 75% तो क्या है हमारे लिए अनअवेलेबल है। वो एज ए आइस कैप कहाँ जमा है, ग्लेशियर्स में या फिर अंटार्कटिका, आर्कटिका या ग्रीनलैंड में। उससे हमारा बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। तो हमारे लिए बेसिकली कितना बच जाता है, करीब आप समझ लीजिए 0.7 या 8% मान लीजिए अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं इसका भी। तो अर्थ पे जो भी वाटर है उसका अगर हम 1% भी अगर हमारे लिए बच रहा है तब भी वो काफ़ी है। लेकिन कब, जब हम इसे वेस्टफुली यूज़ ना करें, नो वेस्टफुल यूज़, वेस्टफुल यूज़ नहीं हो इसका, तब तो ये हमारे काम का है, ये नहीं करना है। अदरवाइज़ वाटर स्कार्सिटी होने लगती है। और जैसे दिल्ली में अभी एयर की हालत है पॉल्यूशन की सर्दियों में, वैसे ही गर्मियों में पूरे इंडिया में वाटर की हालत हो जाती है कि कहीं कहीं ट्रेनों से पानी भेजा जाता है। जैसे कि विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र में आपने कई बार रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि वहाँ इतना पानी की स्कार्सिटी है कि वहाँ ट्रेनों से पानी भेजा जाने लगा है। ओशियंस में जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी आप कह सकते हैं कि जो 1000 ग्राम ऑफ ओशन वाटर ले लीजिए,
उसमें सॉल्ट भी रहेंगे, उसको सुखाइए वाटर को, उसमें जो टोटल सॉल्ट या सॉलिड कंटेंट है, सॉल्ट या सॉलिड कंटेंट है, जो भी गंदगी है उसमें और जो भी सॉल्ट्स हैं वो, उसे हम क्या बोल देते हैं, सैलिनिटी। और वो जनरल अगर एवरेज देखें हम वर्ल्ड की, तो 1 किलोग्राम जो ओशन वाटर है उसमें आपको 35 ग्राम पार्ट्स पर 1000 हो जाएगा। 1000 ग्राम में कितना मिल रहा है, 35 ग्राम। तो वही 35 पार्ट्स पर 1000, 35 ग्राम ओशन की एवरेज सैलिनिटी है। कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। फॉर एग्जांपल डेड सी जो कि कहाँ है, इजराइल के पास है, इसकी लोकेशन देखिए आप, और उसकी सैलिनिटी कितनी है, 340 ग्राम्स पर लीटर। ये इतना सैलाइन है कि इसमें जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट या कोई बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाता है, बैक्टीरिया फंगस वगैरह थोड़े बहुत ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए इसका एंशियंट टाइम से क्या नाम है, डेड सी है। नाम आज नहीं रखा गया है, सब लोगों को पहले भी दिखता था कि यहाँ पे लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाती है इस सैलिनिटी की वजह से। एक और चीज़ पर इम्पोर्टेंट है यहाँ कि जो सैलाइन वाटर होता है वो जनरली फ्रेश वाटर से क्या है, डेंसर ये होता है। उसकी वजह क्या होती है, डेंसर या आप कह लीजिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। वो इस वजह से क्योंकि उसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं, उनका वेट ज़्यादा रहता है। तो इस वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से 340 ग्राम तो सॉल्ट ही है उसमें। अगर आप उसमें कूदोगे भी ये सोच के कि नहीं आज तो बहुत हो गया और अब भगवान के भरोसे मैं तो जा रहा हूँ, तो वो आपको डुबाएगा नहीं, वो आप फिर उस पर तैरते ही रहोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लीज़ डेड सी में ना कूदें, आप नहीं मरेंगे। अपोजिट टू इट्स नेम, हाँ हो सकता है पानी पी के मर जाए, वहाँ ये आप डूबते भी नहीं हैं। तो सैलिनिटी से एक और चीज़ बता दी मैंने यहीं, इसको आगे यूज़ करेंगे हम। सैलिनिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, जो वाटर की डेंसिटी है या पर लीटर जो वाटर हम लेंगे उसमें किलोग्राम या मास बढ़ जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और यहीं पे एक और चीज़ बता दूँ मैं, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे जैसे वाटर को आप हीट करोगे उसकी जो सॉल्ट एब्जॉर्ब करने की सैलिनिटी की विदाउट प्रेसिपिटेशन कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर आप इस वाटर को ठंडा कर दें, इस वाटर को ठंडा कर दें तो ये कुछ सॉल्ट इसमें से प्रेसिपिटेट होके जम जाएगा, उस सॉल्ट को वाटर घोल नहीं पाएगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वाटर की सॉल्ट को घोलने की, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती हो जाती है और टेम्परेचर कम होने के साथ घटती जाती है। ये दोनों फैक्ट्स का हम आगे यूज़ करेंगे, आप याद रखिए। सो ये हो गया, और इस टेबल को प्लीज़ याद कर लीजिए। पता नहीं यूपीएससी भी 2-3 बार से इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है, 2018 से 2 बार क्वेश्चन आ रखा है इस पर। इसमें कुछ एक एक्टिविटी दे रखी है कि 2 लीटर आप पानी लीजिए, उसमें से कुछ 12 स्पून निकाल दीजिए, तो जो बचा है वो तो जो 2 लीटर है उसमें जो बच रहा है वो तो हो गया ओशियंस में। जो 12 स्पून है वो टोटल रेस्ट ऑफ द जो फ्रेश वाटर है उसमें से 9 स्पून कहाँ है, एज आइस कैप्स में है, और बाकी की फिर 3 स्पून में से 2 ग्राउंड वाटर है, 1 स्पून जो भी आप देखते हैं वाटर जिस भी फॉर्म में वो है। तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास जो यूजेबल वाटर है वो कितना कम है। सो वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये अगर ना भी बोलें ये लाइन तो हम पहले भी, इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वाटर, इसके बिना एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे। स्कार्सिटी से हो सकता है प्रॉब्लम होती हो वाटर के से, पर इसके बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, लाइफ डेवलप ही नहीं होती। तो ये बिल्कुल एसेंशियल है। यहाँ सारी रिपोर्ट दे रखी हैं कैसे हमने गंगा में डाइंग रिवर्स, कैसे हमने गंगा को बेइंतहा पॉल्यूट किया है। यमुना तो गंदे नाले से भी गंदी लगती है। अगर आप दिल्ली कभी आए हों, या फिर वो एक मूवी थी अभिषेक बच्चन और किसकी, उसमें वो गंदे नाले में उसे गंगा कह के कुदा देता है, छोटी गंगा कह के, विजय राज की, और तब उसे पता चलता है हमें सच में हमारी रिवर्स की कंडीशन कितनी ख़राब है। तो हमने वाटर को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है या फिर वेस्ट किया है, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जो हमारा सबसे बड़ा जो रिजर्वायर है वाटर का अर्थ पे, ओशियन, उन पे आ जाते हैं। तो पहले बताइए इसमें करीब कितना वाटर है, इसमें 97.5%। 7 है
ठीक है, मैं आपको जानबूझ के फैक्ट्स नहीं रटाना चाहता हूँ। यूपीएससी फैक्ट्स पर ज़्यादा जोर नहीं देती है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तब भी उन्होंने परसेंटेज नहीं पूछे थे, उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि किसमें किससे ज़्यादा है, आपको एक सिंपल आइडिया होना चाहिए। तो इतना याद रख लीजिए कि करीब 97% वाटर है ओशियंस में। तो ओशियंस में ये वाटर होने की वजह से डेफिनेटली वाटर है तो पानी है तो चलायमान रहेगा। चलायमान इन द सेंस वो मूव करेगा, तो कभी वो वेव्स बन जाता है, कभी वो टाइड्स के फॉर्म में उसका ओशन का सर्फ लेवल कम ज़्यादा होता है, एंड कभी वो ओशन करेंट्स पर रेगुलर करेंट्स जो कि ईयर द राउंड चलती रहती हैं वो चलने लगती हैं, जैसे ही पानी का कंटिन्यूस फ्लो। वेव्स और करंट में क्या फ़र्क है? वेव्स में पानी मूव नहीं करता है, पानी अपनी जगह पर ही रहता है, एनर्जी मूव करती है पानी की थ्रू। करंट में पानी खुद ही मूव करता है, एंड टाइड्स में भी पानी मूव करता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसे पल्सेटिंग, पहले ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, ऐसे तीनों को देखते हैं एक एक से। अगर आप बीच गए हैं तो आपने डेफिनेटली एक चीज़ पक्का एक्सपीरियंस की होगी, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, वेव आ रही हैं जो आप जिनमें नहा रहे हैं, जो कि ब्रेक हो रही हैं और वो सी शोर पर बड़ा अच्छा खेल सा खेल रही हैं, कभी आगे कभी पीछे जा रही हैं, तो आपने वेव्स को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। और डिपेंडिंग ऑन किस टाइम पे आप जा रहे हैं तो टाइड्स को देखा होगा, टाइड्स भी कई लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं। करंट्स जनरली हमें पता नहीं चलती हैं, ये लॉन्ग टर्म सर्कुलेशन होता है। तो अब इन तीनों को देखते हैं। उससे पहले एक फैक्ट दे रखा है, March 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, तो इसको याद रख लीजिए प्लीज़। यूपीएससी में तो अभी तक वाटर डे वगैरह पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर इस बार जैसे कि स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आए हैं या फिर और जो अनकन्वेंशनल एरियाज से क्वेश्चन आए हैं, तो अब ऐसा लगने लगा है कि वो कभी भी किसी भी दिन कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर यूपीपीएससी, एमपीएससी, राजस्थान, हरियाणा और जो भी पीएससीज के एग्ज़ाम है या लोअर एग्ज़ाम है, उन सब में तो डेफिनेटली डे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके काम आएंगे, प्लीज़ इन्हें याद रखिए, ऑल्दो मुझे याद नहीं था। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम। तो वेव क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो देख लेते हैं। अब हम मान लीजिए वाटर की सरफेस है, एक इवन सरफेस जिस पे कि पानी भरा हुआ है ओशन, कुछ दूरी के लिए हवाएं चल रही हैं और उसने इस ऊपर वाले वाटर को क्या है अपने साथ थोड़ा थोड़ा आगे फॉरवर्ड मूव करवाना शुरू कर दिया है। लेकिन वाटर तो वाटर है, ये ड्रॉप जो यहाँ है ये थोड़ा सा आगे गई और फिर पीछे आ गई, इसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर दी, आगे वाली को, आगे वाली ने अपने, तो ये थोड़ा ऐसे आके फिर यहाँ आ गई, ये ऐसे आके फिर यहाँ आ गई, ऐसे ऐसे चलता रहा जब तक कि जिस हाइट तक या डेप्थ तक ये मूव कर रही है, पूरा वाटर जो मूव कर रहा है इस सर्कुलेशन मोशन में अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करते हुए, जब तक कि वो इस ग्राउंड से फ्रिक्शन के कारण इंटरफेयर नहीं करने लगा है, तब तक कि ये जो एनर्जी है वो कहाँ ग्राउंड पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही, इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग वेव के टर्म्स में, या स्प्लैशिंग बोल देते हैं। पानी भरा हुआ है, इस पर हवाएं चल रही हैं, तो ये वाटर को अपने साथ घसीटने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि जो कोस्टल एरिया है जहाँ वहाँ जाके ऐसा तो है नहीं कि वाटर ऊपर डेली बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए। तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, अगर कोस्ट पे देखोगे आप तो ये वाटर विंड की वजह से थोड़ा सा आगे जाएगा और फिर ग्रेडियंट की वजह से पीछे आ जाएगा। सिमिलर ये आगे गया फिर पीछे आ गया, सिमिलर ये भी जो पीछे वाले भी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी यही काम करेंगे, वो भी उसके पीछे वाले भी यही काम करेंगे, उसके पीछे वाले भी यही और पीछे वाले भी यही करेंगे। तो वाटर वेव्स में क्या है, वेव्स जहाँ तक वेव्स की बात करें, वाटर मूव नहीं करता है, वाटर अपनी जगह पे ही सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में, या रेट्रोग्रेड मोशन भी बोलते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है रेट्रोग्रेड। क्यों रेट्रोग्रेड बोलते हैं बताता हूँ। जब ये वो वेव आती है तब ये पीछे जाता है मॉलिक्यूल, और जब वेव निकल जाती है तो ये आगे आ जाता है, ऐसा कुछ चलता रहता है इसका। बेसिकली रेट्रोग्रेड मोशन में ये
मूव करता रहता है अपनी जगह पे ही, और ये वेव आगे बढ़ती रहती है। जो एनर्जी है जो कि कहाँ से ट्रांसफ़र हुई है, एयर से वाटर पे ट्रांसफ़र हुई है, वो आगे बढ़ती रहती है और यहाँ जाके ये वेव ब्रेक हो जाती है और आप इससे खेल पाते हैं। और ये फिर अगेंस्ट बीच जो भी काम करना होता है इरोजन का, डिपोजिशन का, वो करती है। ये हो गया। अब स्वेल, एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्वेल। मान लीजिए यहाँ तक इस पैच में हवाएं चल रही थी ओशन की सरफेस पे, तो ये इस पैच में क्या है, यहाँ पे वेव की हाइट कम रहेगी, यहाँ ज़्यादा रहेगी, यहाँ और एनर्जी ये दे देंगी तो ज़्यादा रहेगी। तो इस पूरे पैच को हम क्या बोल देते हैं, स्वेल। जहाँ तक कि एक्टिव विंड्स एक्टिवली इसकी एनर्जी को बढ़ा रही हैं। उसके बाद ये पैसिवली ट्रेवल करती हैं और वो जो सी शोर है या बीच है उस पर जाके जो ब्रेकिंग है या स्प्लैशिंग है या सी शोर को वॉश करती हैं। तो ये बेसिकली हो गया है क्या, वेव्स का मोशन, या वेव्स क्या होती हैं और वेव का मोशन कैसे होता है। वेव में वाटर मूव नहीं करता है, इसे हम क्रेस्ट बोल देते हैं, और दो क्रेस्ट की डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, वेव लेंथ। और वेव का जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ वाटर नीचे जाता है उसे हम ट्रफ बोल देते हैं। तो प्लीज़ इतना याद रखना है, वेव में अगर कंसेप्चुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो एक ही चीज़ है कंसेप्ट के हिसाब से, कि वेव्स में कभी भी वेव्स में वाटर मॉलिक्यूल अगर ये यहाँ है तो ये यहाँ नहीं चला जाएगा शोर तक, ये अपनी जगह पे ही ऐसे उठेगा और वापस ऐसे सर्कुलर मोशन करता रहेगा। यह आप समझ गए हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स ओन प्लेस इन द ओशन इज आर कॉल्ड वेव्स। पीरियोडिक राइज एंड फॉल। और इन वेव्स का जो पीरियड है, ये जो एक वेवलेंथ का एक यहाँ से ट्रेवल करने से लेके यहाँ तक का, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। कह लीजिए आप 10 सेकंड 15 सेकंड। इसीलिए आपको जब ओशन सी बीच गए हैं तो वहाँ देखेंगे एक वेव आई, यहाँ तक पहुँच गया पानी, अगली आई और ये पानी लौटा तो अगली आई तो उसे इसने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के बीच में ये काम चलता रहता है। तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन ओशन सरफेस इज कॉल्ड वेव्स। और इसके थ्रू जो एयर की एनर्जी है वो बेसिकली कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, जो बीचेस हैं वहाँ तक ट्रांसफ़र हो रही है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. Waves का मैंने आपको बेसिक बता दिया है, वाटर कैसे मूव करता है अपनी जगह पे ही और कैसे वो एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर देता है ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। अब क्योंकि जो मैक्सिमम वेव्स आती हैं वो किस वजह से आती हैं, जो हवाएं चल रही हैं जिस भी पैच ऑफ ओशन पे, जिस भी रीजन में हवाएं चल रही हैं, उनकी इंटेंसिटी पे, हवा की स्पीड पे, और जो जिस पैच के लिए चल रही हैं, जिस लेंथ के लिए चल रही हैं, उतनी ज़्यादा ये जो स्पीड है विंड की वो इसमें ट्रांसफ़र हो सकती है। तो उसके लिए ये वेव्स की हाइट डिपेंड करती है इस पे, स्पीड पे, एंड जो लेंथ ऑफ स्वेल है जिस एरिया में हवाएं चल रही हैं उस पर ये डिपेंड करता है। अब आपने सुना होगा सुनामी आया है या अर्थक्वेक वेव्स आई हैं। अर्थक्वेक वेव्स तो कहाँ ट्रेवल करती हैं, अर्थ में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई अर्थक्वेक लैंड पे ना आने की जगह कहाँ आ जाए, किसी वाटर बॉडी के अंडरनीथ जो क्रस्ट है, कौन सी, ओशियनिक क्रस्ट, पढ़ा था हमने ये ओशियनिक क्रस्ट, लिथोस्फीयर जब पढ़ रहे थे, उसमें आ जाए तो एकदम फ्रैक्चर होने की वजह से बहुत बड़ा लार्ज एरिया मूव कर जाए। यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हुआ, कोई प्लेट एकदम से नीचे या ऊपर उठ गई, तो या तो वाटर, अगर ये नीचे चली गई है तो वाटर एकदम से यहाँ आएगा, पूरा ओशन का वाटर, और फिर यहाँ रिबाउंड होके फिर यहाँ वापस जाएगा। तो ओशियनिक वेव में एक चीज़ होती है कि अगर वहाँ स्पेस क्रिएट हुआ है अर्थक्वेक की वजह से, तो पहले तो ये जो बीच का वाटर है, सी शोर का वाटर है, वो रिसीड होगा। रिसीड किसको होगा, ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है इसको फिलअप करने के लिए। लेकिन इतना बड़ा भी वॉइड क्रिएट नहीं हुआ है कि पूरा वाटर इसमें चला जाए, तो फिर ये वाटर गेंद की तरह रिबाउंड होके फिर तेज़ी से बाहर की तरफ जाएगा और फिर बैकलैश इसको पूरे को, सी शोर को, सी बीच को पूरा कईयों मीटर की वेव में, आप कह लीजिए 15 से 20 मीटर की जो हाइट है वो तो कॉमन रहती है। ये वेव भी वैसी ही रहती हैं जैसी हमने वेव की बात की, ये भी
सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन यहाँ आके इस फ्रिक्शन की वजह से जब ये ब्रेक होती हैं तो ये लैंड पे जो भी आसपास है वहाँ तबाही मचा देती हैं, क्योंकि इनमें जो एनर्जी है वो जो विंड एनर्जी प्रोवाइड करवा रही थी उससे कई हज़ार लाख गुना ज़्यादा एनर्जी होती है अर्थक्वेक की, और वो यहाँ पे क्या ला देती है, सुनामी वेव्स। इन्हीं वेव्स को क्या बोलते हैं, सुनामी वेव्स। तो पहले ये रिसीड होगी वाटर, फिर कुछ देर बाद जो भी इसकी वेवलेंथ होगी एक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, वो वेव फिर वापस आपके लिए पानी लेके पूरा इस पर पटकेगी ज़मीन पे, देन फिर वापस हो जाएगा, पानी रिसीड कर जाएगा और फिर से वो फॉरवर्ड आएगा। तो ये मूवमेंट, ये डांस चलता रहता है। और इन वेव्स को जनरली जो जापान है उस रीजन में, वहाँ पे क्या है, ओशियन भी है और अर्थक्वेक्स भी है। किसकी वजह से, पैसिफिक एंड एशियन प्लेट की टकराने की वजह से वहाँ ये डांस हमेशा से चलता रहा है, तो ये नाम वहीं से ले लिया जाता है। टी साइलेंट रहता है तो सुनामी वेव्स इन्हें बोल देते हैं। थोड़ा सा सुनामी वेव्स की और प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सुनामी वेव्स की और प्रॉपर्टी ये है कि जो जनरल हाइट कहीं भी मिल जाती है, सुनामी आता है तो वो 15 मीटर तक नॉर्मली हो जाता है, और जो मैक्सिमम हाइट अभी तक रिकॉर्ड की गई है वो 150 मीटर है। जो इनकी स्पीड है, जो इस वेव की जो ये ओशन में ट्रेवल कर रही है, वहाँ तो इसका पता नहीं चलता है उसकी स्पीड कितनी है, 700 to 800 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे ही ये कोस्ट के पास पहुँचती है इसकी स्पीड कम हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से ये वेव ब्रेक हो जाती है और ये किस पे तबाही मचा देती है। आप ये समझ लीजिए पूरी पोटेंशियल एनर्जी, जितनी हाइट है वेव की 150 मीटर हाइट, आप समझ रहे हैं कितना होता है। आप ये मान लीजिए ये 15 से 20 मंजिला मकान से भी ज़्यादा होता है। तो अगर उतने बड़ी वेव ब्रेक होके कहाँ गिर रही है, इस पे गिर रही है वो लैंड पे, तो वो वहाँ कितना डिस्ट्रक्शन करेगी। सुनामी द अर्थ पेंडिमोनियम। ये पेंडिमोनियम क्या होता है, जैसे कि पेंडुलम होता है कि पहले तो पेंडुलम अपनी जो नेचुरल पोजीशन है उससे राइट में गया, फिर लेफ्ट में, फिर राइट, ये मोशन चलता रहता है। ऐसे ही सुनामी वेव्स में मैंने अभी आपको बताया कि पहले वाटर रिसीड करेगा, फिर वो लैंड की तरफ आएगा, फिर रिसीड करेगा, फिर लैंड की तरफ आएगा। तो जब 2004 का सुनामी आया था, 2004 में जो इंडियन ओशन में सुनामी आया था 26 दिसंबर को, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि ये इंडियन ओशन है, ये सुमात्रान आइलैंड है इंडियन ओशन में। यहाँ एक अर्थक्वेक हुआ 9 इंटेंसिटी का, रिएक्टर स्केल पर इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 9 इंटेंसिटी। ये बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक था। इससे जो वेव ट्रेवल की पानी में, जो लैंड वेव ट्रेवल की, तो वो तो अर्थक्वेक वेव अलग थी। उन्होंने तो जो परेशान किया लोगों को यहाँ पे आसपास, वो किया ही किया। जो वाटर ट्रेवल किया इंडियन ओशन में, जो पार्टर, वो पहले तो क्या है, यहाँ एक प्लेट नीचे धंस गई। इंडियन प्लेट जो है किसके नीचे चली गई, सुमात्रन प्लेट के नीचे चली गई, और यहाँ एक वॉइड क्रिएट हो गया। उससे पहले तो पानी इधर गया, तो यहाँ पानी पूरे इंडियन कोस्ट पे क्या है, रिसीड हुआ। अब जो भी लोग बीच पे खड़े थे उन्हें लगा कि यार ये कैसा मिरेकल है, हमने लाइफ में पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि वाटर एकदम से इतना रिसीड हो रहा है। टाइड्स में होता है वाटर रिसीड, पर इतना नहीं देखा। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, तमिलनाडु से लेके आप कह लीजिए आंध्र प्रदेश तक और केरला के भी जो कुछ पार्ट, भीड़ इकट्ठी हो गई। और फिर जब ये वाटर रिबाउंड होके वापस यहाँ आया, तो इसने उन सारे लोगों को विदिन सेकेंड्स पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए। उनके ऊपर आप ये कह लीजिए 100 फीट ऊंची वाटर की दीवार आपके ऊपर आके कूद जाए तो आपका क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, किसी को कुछ पता नहीं चला, और कुछ ही टाइम में वहाँ 10,000 लोग मर गए। जो वाटर वेव, जो सुनामी वेव्स है, जनरल वेव्स हैं, उनकी जैसे ही वो कोस्ट के पास आती हैं, स्पीड क्या है, कम हो जाती है और हाइट बढ़ जाती है। वो एनर्जी इस फ्रिक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है वाटर की में, और वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है। तो अगर ये आप रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी था ये अभी तक का, जो 2000 वाला था, क्योंकि इंडियन या इंडोनेशियन या आप कह लीजिए साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसने जो डिवास्टेशन किया था वो भी बहुत ज़्यादा हुआ। अब आ जाते हैं हम टाइड्स पे। ये वेव्स का हो गया। वेव्स में 100 तरह की वेव्स होती हैं, पर सुनामी वेव्स और जो जनरल वेव्स, जनरल ओशियनिक वेव्स हैं, वो हमें पूछी जाती हैं। और इसके अलावा कभी कभार रिजर्वॉयर्स में भी क्या है, ऐसे मान लीजिए आपने एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक वो सप्लाई के लिए डैम बना रखा है, पानी इधर से पानी आ रहा है और ये दीवार है,
अगर इसमें कोई अर्थक्वेक आ जाता है जैसे कोयना डैम में, तो इसमें भी कभी कभार वेव ऐसे ऐसे ट्रेवल करती रहती हैं, दीवार से टकरा के वापस आती हैं और ये फेनोमेनन लंबे टाइम तक चलता रहता है। इसीलिए जो हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनाते हैं वो आजकल बहुत सर्वे के बाद बनाया जाता है, जियोलॉजिकल सर्वे के बाद, कि यहाँ पे जो रॉक है, जो अंडरलाइंग रॉक है जिस पे वाटर का वेट आने वाला है, वो कमज़ोर तो नहीं है, उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, उसमें ऐसा तो नहीं है पानी अंदर जाके वहाँ रॉक्स का मूवमेंट कर दे और ये पूरी वाटर बॉडी डिवास्टेट हो जाए। तो कोयना डैम में ऐसा हो चुका है, ऑल्दो वो टूटा नहीं था, पर वहाँ अर्थक्वेक सिर्फ किसकी वजह से आ चुके हैं, वाटर वेव की वजह से। कोयना महाराष्ट्र में कोयना रिवर है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है वो छोटी सी, उस पर ये डैम बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये लेक्चर फिर से लंबा हो जाएगा। तो जो टाइड्स हैं, टाइड्स एंड ओशन करंट्स मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। थैंक्स।